साइलेंट ट्रीटमेंट कोई बाउंड्री नहीं है, ये एक हथियार है। आप अपना फोन चेक करते हैं, डिलीवर्ड रात के 8 बजे। अब 12 बज चुके हैं। आप टाइप करते हैं, क्या हम ठीक हैं? फिर डिलीट कर देते हैं। आपकी छाती जकड़ जाती है। ये बेसब्री नहीं है, ये केमिकल विड्रॉल है। जब वो गायब होते हैं, आपका दिमाग खतरा भांप लेता है। मिसाल के तौर पर, जब वो कहते हैं, मैंने खुद को बचाने के लिए तुम्हें दूर किया, तो असल में वो कह रहे हैं, इंटीमेसी पर मेरा कंट्रोल है। वो सेफ फील करने के लिए पीछे हटते हैं। आप दर्द रोकने के लिए भागते हैं। आप पागल नहीं हैं, आप भूखे हैं। मिसाल के तौर पर, जब एक बच्चा भरी हुई भीड़ में अपने माँ बाप से अलग हो जाता है, तो वो शांति से बैठकर इंतजार नहीं करता। वो चिल्लाता है, वो घबरा जाता है, वो पागलों की तरह ढूंढता है। यही आपके अटैचमेंट सिस्टम की बायोलॉजिकल बुनियाद है। जब अडल्ट रिश्तों में अवॉइडेंट पार्टनर पीछे हटता है, तो आपका नर्वस सिस्टम उस इमोशनल दूरी को स्पेस की जरूरत नहीं, बल्कि आपकी सर्वाइवल पर एक खतरा मानता है। इसे साइकोलॉजिस्ट्स प्रोटेस्ट बिहेवियर कहते हैं। ये किसी भी कीमत पर संपर्क यानी कनेक्शन वापस जोड़ने की कोशिश है, ताकि आपकी अंदरूनी घबराहट शांत हो सके। एक रियल सिनेरियो देखिए। आपका पार्टनर कहता है, मुझे इस वीकेंड थोड़ा स्पेस चाहिए। एक सिक्योर दिमाग इसे आराम की मांग समझता है, लेकिन आपका हाइपर एक्टिवेटेड दिमाग सुनता है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। नतीजतन आप कॉन्टैक्ट सीकिंग शुरू करते हैं, जो सिर्फ कैजुअल चेक इन लगता है। आप एक गाने का लिंक भेजते हैं और लिखते हैं, तुम्हारी याद आई। अगर वो 1 घंटे में जवाब नहीं देते, तो वो घबराहट गुस्से में बदल जाती है। आप तुरंत लिखते हैं, रहने दो, बुरा लगता है कि तुम रिप्लाई भी नहीं कर सकते। ये आपका पागलपन या नीडीनेस नहीं है, ये आपका अटैचमेंट सिस्टम है जो हाइपर एक्टिवेशन मोड में जा रहा है। आप मायूसी के डिटेक्टिव बन जाते हैं, छोटी छोटी बातों को स्कैन करते हैं, उनकी आवाज में बदलाव या एक मैसेज जो इमोजी के बिना सिर्फ फुल स्टॉप पर खत्म होता है। आपका शरीर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन से भर गया है, और जब तक बाहर से तसल्ली नहीं मिलती, आप खुद को शांत नहीं कर पाते। इन लम्हों में आप अपने पार्टनर से नहीं लड़ रहे, आप अपनी ही बायोलॉजी से लड़ रहे हैं। आपके नर्वस सिस्टम को खतरा महसूस होने लगता है, लेकिन इस ट्रैप यानी इस जाल को समझने के लिए हमें आपकी घबराहट से बाहर निकलकर उस भागने वाले इंसान की नजरों से देखना होगा, जो अवॉइडेंट है। इस पार्टनर के लिए आपका प्यार जताना मोहब्बत नहीं, बल्कि एक हमला लगता है। इसे साइकोलॉजिस्ट्स फियर ऑफ एनगल्फमेंट कहते हैं, यानी किसी के प्यार में निगल लिए जाने का डर। जहां एंग्शियस इंसान को अकेलेपन से डर लगता है, वहीं अवॉइडेंट इंसान को अपनी पहचान खो देने का डर होता है। उनका सबकॉन्शियस दिमाग एक ही बात मानता है, ज्यादा नजदीकी का मतलब है आजादी का खत्म होना। जब आप उनकी तरफ बढ़ते हैं, उन्हें लगता है जैसे चारों तरफ से दीवारें उन्हें कैद कर रही हैं। अवॉइडेंट इंसान के लिए आजादी बस एक शौक नहीं, बल्कि सर्वाइवल का तरीका है। अक्सर ये बचपन में सीखा जाता है, जब माता पिता शायद जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करते थे। उन्होंने सीखा कि सुरक्षित रहने का एक ही रास्ता है, अकेले रहना। इसलिए बड़ों के रिश्तों में जब कनेक्शन गहरा होने लगता है, उनका दिमाग फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। एक कॉन्क्रीट उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने पूरा वीकेंड साथ बिताया, सब कुछ परफेक्ट था। रविवार की रात उसी एहसास को बनाए रखने के लिए आपने मैसेज किया, मुझे तुम्हारी अभी से याद आ रही है, हम फिर कब मिलेंगे। आप सिर्फ तसल्ली चाह रहे हैं, लेकिन अवॉइडेंट इंसान के लिए यह मैसेज एक कर्ज जैसा लगता है, जिसे चुकाने की ताकत उनमें नहीं है। वो शायद रूखा जवाब दें, इस हफ्ते मैं बहुत बिजी हूं, देखते हैं, या वो बिल्कुल चुप हो जाए। अगर आप परेशान होकर पूछें, क्या कुछ गलत है, क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो आप उनके डर को सच साबित कर देते हैं। वो चिढ़कर कह सकते हैं, तुम इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हो, मुझे बस थोड़ी स्पेस चाहिए। वो ये सब आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे। उस वक्त वो अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो रहा हो। वो पीछे हटते हैं ताकि वो दोबारा सांस ले सकें और खुद को ढूंढ सकें। ट्रेजेडी ये है कि एंग्शियस इंसान दूरी मिटाने के लिए पीछा करता है, और अवॉइडेंट इंसान को लगता है कि पिंजरा बंद हो रहा है। वो उसी नजदीकी से बचने के लिए भागते हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। रुकिए, हम अब अवॉइडेंट के दिमाग को डाइसेक्ट करने वाले हैं। अगर आप अपने इमोशंस पर असली कंट्रोल चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको बस पीछे भागने की आदत पसंद है, तो स्क्रॉल कर लें। गहरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस 3 सेकंड में शुरू होगा। आपको लगता है कि आप एक सोलमेट के लिए लड़ रहे हैं, असल में आप एक केमिकल फिक्स के लिए लड़ रहे हैं। आप क्यों रोके हुए हैं, इसे समझने के लिए हमें दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को देखना होगा।
बिहेवियरल साइकोलॉजी में इस डायनामिक को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये वही साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो जुआ यानी गैम्बलिंग को नशीला बनाता है। एक स्लॉट मशीन के बारे में सोचिए। अगर आप लेवर खींचें और हर बार $5 जीतें तो ये खेल प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। अंत में आप बोर हो जाएंगे और चले जाएंगे। प्रेडिक्टेबिलिटी यानी अनुमान ऑब्सेशन को मार देती है। लेकिन अगर आप 10 बार हारें और 11वीं बार $50 जीत जाएं, तो आपका दिमाग डोपामिन का एक बड़ा धमाका रिलीज करता है। आप जीतने के लिए नहीं बल्कि जीत की उम्मीद में फंस जाते हैं। आपके रिश्ते में ये बातचीत के जरिए दिखता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। रात के 10 बजे हैं, आप टेक्स्ट करते हैं, मेरा दिन खराब था, क्या हम बात कर सकते हैं? एक सिक्योर पार्टनर कुछ ही मिनट्स में जवाब देगा। ये आरामदायक है पर रोमांचक नहीं। लेकिन एक अवॉइडेंट पार्टनर खतरे का एलिमेंट लाता है। वो जवाब नहीं देते। 1 घंटा बीत जाता है, फिर 2। आपका कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है बढ़ने लगता है। आप फोन को घूरते हैं। क्या मैंने उन्हें परेशान किया? क्या वो मुझसे दूर जा रहे हैं? आप घबराहट में हैं। फिर अगली सुबह 8 बजे फोन बजता है। वो कहते हैं, माफ करना, मैं सो गया था, अभी कॉल करूं? उस पल जो राहत आपके शरीर में दौड़ती है वो धमाकेदार होती है। क्योंकि आपका स्ट्रेस इतना ज्यादा था, इसीलिए ये सुकून यूफोरिया जैसा लगता है। यही वो जाल है। आप घबराहट और राहत के इस साइकिल को जुनून समझने लगते हैं। आपका दिमाग ये सीख लेता है कि ये इंसान आपकी सबसे बड़ी खुशी का जरिया है और ये भूल जाता है कि आपके सबसे बड़े दुख का कारण भी वही है। इसे ट्रॉमा बॉन्ड कहते हैं। एक ऐसी हालत जो इंसान जहर बनता है, वही उस जहर का इलाज बन जाता है। ये वही सेम साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो स्लॉट मशीन्स में यूज होता है। इसका अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड एक ऐसी एडिक्शन पैदा करता है जो कंसिस्टेंट प्यार से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन इस केमिकल एडिक्शन के नीचे एक गहरा अनकॉन्शियस कॉन्ट्रैक्ट छिपा है जिसे हम मिररिंग द वुंड कहते हैं। आप सिर्फ 2 लोग नहीं हैं जो प्यार में हैं, आप 2 पुराने ट्रॉमास हैं जो उस चोट को, उस इंजरी को वापस दोहराकर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंग्शियस पार्टनर, जो अक्सर चेजर होता है, सबकॉन्शियसली एक ऐसा पार्टनर चुनता है जो उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, ताकि वो अपने कोर बिलीफ को सच साबित कर सके, मैं इतना काफी नहीं हूं कि कोई मेरे लिए रुके। इसके विपरीत अवॉइडेंट पार्टनर किसी ऐसे को ढूंढता है जो इंटीमेसी की मांग करे, ताकि वो अपने यकीन को पक्का कर सके। प्यार एक कैद है जो मेरा दम घोंट देती है। चलिए एक कॉन्क्रीट डायलॉग एग्जाम्पल देखते हैं। ये अक्सर बातचीत में एक मामूली देरी से शुरू होता है। चेजर, जिसे घबराहट महसूस हो रही है, एक टेक्स्ट भेजता है, मैंने नोटिस किया कि तुम आज पूरा दिन दूर थे, क्या हमारे बीच सब ठीक है? ऊपर से ये कनेक्शन की रिक्वेस्ट लगती है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये एंजाइटी रेगुलेशन की डिमांड है। अवॉइडेंट सवाल नहीं सुनता, वो उस डिमांड को सुनता है। उन्हें इल्जाम सुनाई देता है। अवॉइडेंट जवाब देता है, मैं बस बिजी हूं, तुम हमेशा क्यों मानती हो कि कुछ गलत है, तुम मेरा दम घोट रही हो। इस डायनामिक को समझिए। चेजर नजदीकी के लिए जोर देता है ताकि वो अपने छूट जाने के डर को शांत कर सके। अवॉइडेंट इसे एक दखल अंदाजी या इंट्रूजन समझता है और अपनी आजादी बचाने के लिए पीछे हट जाता है। इस पल में ये जाल बंद हो जाता है। चेजर का डर कंफर्म हो जाता है, वो जा रहे हैं। अवॉइडेंट का डर कंफर्म हो जाता है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। आप दोनों असल में एक दूसरे को अपनी जिंदगी की कहानी में विलन का रोल निभाने के लिए हायर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चेजर गिड़गिड़ा कर कह सकता है, मैं तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा, मुझे बस ये जानना है कि हम सेफ हैं। लेकिन रनर सेफ्टी का मतलब ऑब्लिगेशन या बोझ समझता है। अवॉइडेंट के लिए आपकी रीअश्योरेंस की जरूरत एक ऐसे कर्ज जैसी लगती है जिसे वो चुका नहीं सकते। इसलिए वो अपने सेफ्टी मैकेनिज्म पर वापस चले जाते हैं, यानी विड्रॉल, यानी पीछे हटना। जब वो चुप होते हैं, आपका दिमाग पैनिक में चीखता है और चेज शुरू हो जाता है। जब आप चेज करते हैं, उनका दिमाग खतरा महसूस करता है और वो भागना शुरू करते हैं। ये दुख का एक परफेक्ट खुद चलने वाला लूप है जहां दोनों पार्टीज विक्टिम महसूस करती हैं। आप एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, आप अपने पुराने दर्द की सच्चाई साबित करने के लिए लड़ रहे हैं। आप सिर्फ 2 लोग नहीं हैं जो प्यार में गिर रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम्स आपस में टकरा रहे हैं। एंग्शियस अटैचर की सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता। इसे हम को-रेगुलेशन कहते हैं। जब वो पास होते हैं, आप शांत रहते हैं। जब वो दूर जाते हैं, तो आपकी बॉडी इसे जिंदगी और मौत का सवाल समझ लेती है और कॉर्टिसोल का लेवल अचानक बढ़ जाता है। इस जाल को तोड़ने के लिए हमें सेल्फ सूदिंग यानी खुद को शांत करने की कला सीखनी होगी। इसका मतलब सिर्फ ध्यान बटाना नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन है। इस सिनेरियो को सोचिए, आपने एक टेक्स्ट भेजा
और उन्होंने 4 घंटे तक जवाब नहीं दिया। आपका सीना भारी होने लगता है और दिमाग में बातें घूमने लगती हैं। आपका पहला रिएक्शन होता है प्रोटेस्ट बिहेवियर, यानी कुछ ऐसा करना जिससे उनका ध्यान मिले। शायद आप लिखना चाहें, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है तो बोल दो, या तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। ये आपकी घबराहट बोल रही है जो बस राहत चाहती है। इसके बजाय आपको पॉज एंड पिवट तकनीक यूज करनी होगी। जब पैनिक बढ़ने लगे तो अपना हाथ अपने सीने पर रखें ताकि वेगस नर्व एक्टिवेट हो सके। खुद से बात करें, उनसे नहीं। जोर से कहें, मुझे इस वक्त घबराहट हो रही है और ये अजीब है, पर मैं सुरक्षित हूँ। मेरी सेफ्टी उनके रिप्लाई पर डिपेंड नहीं करती। ऐसा करके आप बाहर भागना बंद कर देते हैं। आप अपना एंकर खुद बन जाते हैं। एक और तरीका है ड्राफ्ट एंड डिलीट। अगर आपको लंबा चौड़ा मैसेज भेजने का मन करे जिसमें आप अपना दर्द बताना चाहते हैं, तो उसे अपने नोट्स ऐप में लिखें। सारा गुस्सा और दर्द वहां निकाल दें, फिर उसे भेजें नहीं। 1 घंटे बाद उसे पढ़ें। आप देखेंगे कि वो बेचैनी कम हो चुकी है। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को सिखाती है कि आप एंजाइटी को बर्दाश्त कर सकते हैं बिना पार्टनर की मदद लिए। यही सिक्योर अटैचमेंट की नींव है, ये विश्वास कि आप अपने जख्मों पर खुद मरहम लगा सकते हैं। जब वो दूर जाते हैं, आपकी बॉडी साइलेंस को अबैंडनमेंट मानती है। एग्जाम्पल के लिए आप टेक्स्ट करते हैं, आर वी ओके, रीएश्योरेंस के लिए, पर उनका जवाब आई जस्ट नीड स्पेस एक मैसिव केमिकल क्रैश ट्रिगर करता है। ये रिलेशनशिप नहीं, ये एक हॉस्टेज सिचुएशन है जहां आपके नर्वस सिस्टम की चाबी उनके पास है। अब आप उस ब्रिज पर खड़े हैं जहां एक बाइनरी चॉइस है। ऑप्शन ए, डोपामीन के स्क्रैप्स के लिए चेस करना जारी रखिए और इस साइकिल को तब तक रिपीट कीजिए जब तक आप अंदर से खाली ना हो जाए। ऑप्शन बी, उस एक्सटर्नल कॉर्ड को काट दीजिए और सेल्फ रेगुलेशन सीखिए। पैटर्न तोड़ने का दर्द शार्प है, लेकिन वहीं रुके रहने का दर्द इटर्नल है। क्या आप इवॉल्व करेंगे या रिपीट? आपको वो कीज वापस लेनी होंगी। एंग्शियस अटैचमेंट से निकलकर सिक्योर इंटरडिपेंडेंस की तरफ बढ़ने का सफर तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम आपकी मुल्कियत है, उनका खेल का मैदान नहीं। ये एक सिक्योर फ्यूचर की आर्किटेक्चर है, यानी एक मजबूत भविष्य की रचना। इसका मतलब ये नहीं कि आप दीवारें खड़ी कर लें ताकि कोई अंदर ना आ सके। इसका मतलब है एक ऐसी बुनियाद बनाना जो तब भी हिलने ना पाए जब बाकी सब कुछ हिल रहा हो। हेल्दी रिश्ता 2 आधे लोगों का मिलन नहीं है, ये 2 पूरे मुकम्मल लोगों का साथ है जो एक दूसरे को सहारा देते हैं बिना एक दूसरे पर बोझ बने। जरा सोचिए उस द पॉज के बारे में, यानी ठहराव। पहले जब वो पीछे हटते थे, आप उन्हें चेज करते थे ताकि वो दूरी खत्म हो सके, लेकिन अब आप कुछ न करने की ताकत को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वो आपके मैसेज को 6 घंटे तक रीड पर छोड़ देते हैं, तो आपका पुराना डर चीख कर कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मगर एक सिक्योर आर्किटेक्ट रुकता है। आप फोन को दूसरे कमरे में रख देते हैं, आप अपने आप को शांत करते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। आप पहले खुद को संभालते हैं। जब आप बात करते हैं तो कमजोरी से नहीं, बल्कि इज्जत और डिग्निटी के साथ बोलते हैं। बजाय ये पूछने के कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, आप अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आप कह सकते हैं, मुझे लग रहा है तुम आज थोड़े डिस्टेंट हो। मैं आज रात अपने काम पर ध्यान दूंगा और हम तब बात करेंगे जब तुम पूरी तरह मौजूद रहने के लिए तैयार होगे। क्या आप उस पावर शिफ्ट को महसूस कर सकते हैं? अब आप भीख नहीं मांग रहे, आप शर्तें तय कर रहे हैं। यही आपके बदलाव का क्लाइमैक्स है। आप वो डर भरा सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्या वो मुझे पसंद करते हैं? और वो जरूरी सवाल पूछना शुरू करते हैं, क्या मैं उनके साथ महफूज महसूस करता हूं? आप एक ऐसा घर बना रहे हैं जहां खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं, अकेलापन नहीं। पार्टनर कोई लाइफ जैकेट नहीं है जिसके सहारे आप तैरते हैं, वो बस साथ में तैरने वाला एक साथी है। अगर वो दूर चले भी गए तो आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि अब आप खुद तैरना सीख चुके हैं।